टॉपिक है फार्मुलेशन एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द ड्रग अफेक्टेड, ठीक है, जिसमें से हमने फिजियोलॉजिकल फैक्टर को आज पढ़ेंगे, लेकिन फार्मुलेशन फैक्टर्स क्या होते हैं जो हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, उसको हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं मिलेगा तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आर्या फार्मेसी सर्च करेंगे तो मेरा आर्या फार्मेसी के नाम से एक चैनल आएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, और जो सीरियल वाइज जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर पढ़ेंगे, लेकिन कौन फिजियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में सिर्फ बात करेंगे, ठीक है। और हमारा जो फार्मुलेशन फैक्टर होता है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन, सर्च करिए आर्या फार्मेसी और ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, और वहां से आप सीरियल वाइज सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आप वहां से सीरियल करके पढ़ लीजिए और आपको नोट्स भी वहां पे प्रोवाइड है, वहां से आप नोट्स बना लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है ये भी हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने का काम करता है। कुछ हमारे बॉडी के ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने का काम करते हैं। आखिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि एक दवा जो हमारे बॉडी में जो इफेक्ट देती है वो तभी इफेक्ट दे पाती है जब उसका प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन हो। अब एक दवा को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब होने के लिए पहले उसका घुलना और डिजॉल्व होना बहुत जरूरी है। उसका घुलना डिजॉल्व मतलब घुलना बहुत जरूरी है। एक दवा जितनी जल्दी घुलेगी उतना ही जल्दी एब्जॉर्ब होगी। बात समझ में आई? तो देखते हैं सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फैक्टर के कुछ दवा होती है, कुछ एक ह्यूमन बॉडी के भी फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ये ड्रग के एब्जॉर्प्शन आखिर इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्यों अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया या फिर हुआ ही नहीं तो क्यों हमारी बीमारी नहीं ठीक हो रही है? ड्रग का एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि जब हमारी दवा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी ब्लड में पहुंचती है, ब्लड के थ्रू ही तो अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाती है। अगर इसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो दवा हमारे साइट ऑफ एक्शन पे ही नहीं पहुंचेगी। जब वहां पे नहीं पहुंचेगी तो इफेक्ट भी आपको नहीं मिलेगा। तो एक दवा का इफेक्ट देखने के लिए उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। जो दवा सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होती है, उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है। अब जो दवा कम एब्जॉर्ब होती है, कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होती है लेकिन बहुत डिले एब्जॉर्ब होती है, तो उसका इफेक्ट भी लेट देखने को मिलता है और कम देखने को मिलता है। तो उसी सबको क्यों होता है, आगे डिले एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, फास्ट एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, वो कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है? वो हमारे फार्मुलेशन के फैक्टर्स भी होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, और कुछ एक ह्यूमन बॉडी के भी फैक्टर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं these depend on these factor, जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है, these factor depend on the biological environment of the body। ये हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है एक ह्यूमन बॉडी के बायोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच। क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच? अब स्टमक का पीएच क्या होता है? स्टमक का पीएच एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन वहीं पे हमारे जो इंटेस्टाइन का पीएच होता है वो बेसिक नेचर का होता है। नियर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, बाकी कौन सा होता है? बेसिक नेचर का होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है हमारे एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि जब हम आपको ड्रग पार्टिकल साइज पढ़ा रहे, ड्रग पार्टीशन, पीएच पार्टीशन, ड्रग एब्जॉर्प्शन जब हम पीएच पार्टीशन जब हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें हमने ये बोला था जो वीक एसिड वाली दवा होती है वो बहुत ही जल्दी आपके स्टमक में एसिडिक मीडियम में डिजॉल्व होती है, लेकिन जो वीक बेस वाली दवा होती है वो बेसिक मीडियम में बहुत जल्दी डिजॉल्व होती है। अब यहाँ पे स्टमक का पीएच एसिडिक नेचर का है तो यहाँ पे वीक एसिड वाली दवा फास्ट डिजॉल्व होंगी, फास्ट एब्जॉर्ब होंगी। वीक एसिड वाली दवा फास्ट एब्जॉर्ब होंगी, लेकिन यही वीक एसिड वाली दवा हमारे इंटेस्टाइनल में एब्जॉर्ब नहीं होगी। अब जो दवा हमारे वीक बेस की रहेगी वो आसानी से हमारे इंटेस्टाइनल में एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन वो हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। वहां पे आयन ट्रैफिक कॉज कर लेगी। क्या कर लेगी? आयन ट्रैफिक कॉज कर लेती है। अब आयन ट्रैफिक क्या होते हैं वो हमने अपने वाले वीडियो में बताया है, वो आप टेलीग्राम से देख लीजिए या फिर यूट्यूब पे खोज लीजिए, मिल जाएगा आपको। बेस ऑन पीएच पार्टीशन थ्योरी, बेस ऑन पीएच पार्टीशन के थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है?
बेटर एब्जॉर्प्शन इन स्टमक, जो वीक एसिड की ड्रग होती है वो बेटर एब्जॉर्प्शन होती है स्टमक की, और जो वीक बेस की होती है वो बेटर एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइनल में। मतलब वीक एसिड नेचर जो दवा होती है उसका बेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में, और जो दवा वीक बेस नेचर की होती है वो बेस्ट होती है इंटेस्टाइनल में। लेकिन इस पीएच पार्टीशन थ्योरी की कुछ लिमिटेशन भी है। इस पीएच पार्टीशन थ्योरी को पूरी तरह से सही नहीं माना गया था, इसमें बहुत सारे लिमिटेशन थे, तो उसको भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पीएच पार्टीशन थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ पीएच पार्टीशन थ्योरी लेक्चर 8 है, लेक्चर 9 में मिलेगा, पार्ट 8 ऐसे मिलेगा, तो आप उसको खोज के पढ़ लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। गैस्ट्रिक इम्पटी दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा है, गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम। हमने आपको बताया था कि जो दवा, जो हमारा पेट जितना जल्दी खाली होगा, अब भाई पेट खाली क्यों हो रहा है, क्योंकि पेट का सारा भोजन कहाँ पे जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है। दवा भी आप लिए हैं, वो दवा जितना जल्दी खाली होकर कहाँ पे, इंटेस्टाइन में आएगा ना। अब पेट जितना जल्दी खाली होगा उतना ही जल्दी वो खाना कहाँ पे पहुंचेगा, इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। अब पेट जितना लो खाली होगा वो खाना कहाँ पे ही रहेगा, स्टमक में ही रहेगा, वो पेट में नहीं जाएगा। ऐसी हमारी दवा होती है। अब जो गैस्ट्रिक इम्पटिंग का टाइम मतलब होता है हमारा पेट कितना जल्दी खाली हो रहा है। अगर पेट आपका फास्टर इम्पटिंग हो रहा है, फास्टर खाली हो रहा है, तो वहां पे दवा हमारी इंटेस्टाइन में फास्टर एब्जॉर्ब होती है, इंटेस्टाइन में फास्टर एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि जो बेसिक नेचर की दवा होती है अगर स्टमक को खाली करके तुरंत आ जाते हैं इंटेस्टाइन में, तो वहां पे उसका फास्टर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। गैस्ट्रिक इम्पटी का मतलब होता है कि आपका पेट खाली होने का कितना टाइम है। अगर गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम कम है, एब्जॉर्प्शन लो होगा, गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। जितना जल्दी आपका पेट खाली होगा उतना जल्दी दवा का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है। फिर इसके बाद इंटेस्टाइनल मोइटी क्या है, इंटेस्टाइनल मोइटी। अगर इंटेस्टाइनल मोइटी इंक्रीज है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इंटेस्टाइनल मोइटी मतलब होता है कि अब आपकी इंटेस्टाइनल कितना जल्दी खाली हो रहा है, अब आपका इंटेस्टाइन कितना जल्दी खाली हो रहा है। अब भाई एक दवा को एब्जॉर्ब होने के लिए दवा को तो कुछ देर तक तो रुकना पड़ेगा इंटेस्टाइन में। अगर दवा आया तुरंत बह गया, दवा आया इंटेस्टाइन में तुरंत बह गया, दवा आया इंटेस्टाइन में तुरंत बह गया, तो वहां पे जब रुक नहीं पाएगी तो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो वही बोल रहा है जो इंटेस्टाइन मोइटी है इसमें जितना इंक्रीज रहेगा, मतलब जितना इंटेस्टाइन की मोइटी ज्यादा रहेगी वहां पे रिड्यूस हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, वहां पे एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। लेस कांटेक्ट टाइम, क्योंकि उसको जो दवा है, दवा को इंटेस्टाइन से कांटेक्ट करने का जो टाइम है वो लेस मिलता है, कम मिलता है। अब जितना देर मोइटी होगी, मतलब जितना ज्यादा भोजन हमारे स्टमक में रहेगा या फिर दवा हमारे जितना ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगी वहां पे एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोर कांटेक्ट एरिया मिलता है, मोर कांटेक्ट मिलता है, मतलब बहुत देर तक वो क्या करती है, इंटेस्टाइन से कांटेक्ट में रहती है, तो वहां पे आराम से एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर चौथा कौन सा है, सरफेस एरिया। कौन सा है, सरफेस एरिया। देखिए आप लोग को समझ में भी कम आ रहा होगा, ठीक है, ये जो दिखावटे है ये समझ में भी कम आ रहा है, तो इसका नोट्स हम टेलीग्राम पे जरूर डालेंगे, क्योंकि हालांकि सबका पड़ता है लेकिन समझने के लिए आप यहाँ से समझ लीजिएगा। एक्चुअली क्या था, इंक खत्म हो गया था और हमारे यहाँ से मार्केट काफी दूर है, तो हम आधा लिख भी दिए थे, तो धूप भी बहुत है, जाने का मन भी नहीं किया, तो इसीलिए चला ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी हैंडल कर दीजिएगा। तो जो सरफेस एरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज लार्ज सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया किसकी सबसे बड़ी होती है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है वहां पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। अब जितना लो सरफेस एरिया होता है वहां पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन लो होता है। अब सरफेस एरिया क्या कर रहा है, इतनी बात समझ में आई, जहां जिस एरिया का सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पे एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, जिस एरिया का सरफेस एरिया कम होगा वहां पे एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें बिलाई और माइक्रोबिलाई प्रेजेंस होती है, इसलिए ज्यादातर दवा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। स्टमक का सरफेस एरिया लिमिटेड होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे किसी भी टाइप का कोई बिलाई और माइक्रोबिलाई नहीं प्रेजेंस होती है, इसलिए वहां पे भी जो दवा के एब्जॉर्प्शन होता है लिमिटेड होता है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ब्लड फ्लो, अब जैसा कि हमने आपको बताया था जितना ज्यादा ब्लड फ्लो रहेगा उतना ही
ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब ब्लड फ्लो लो रहेगा, लो एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, जैसे आपका इंट्रामस्कुलर डायरेक्टली मसल्स में दिया जाता है और मसल्स के थ्रू रिलीज करके ब्लड में जाता है, तो वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज रहता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फूड्स। अब देखिए कुछ फूड्स भी होते हैं जो हमारे दवा के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। जैसे बताएं, जैसे कहते हैं ना कि इस दवा को सिर्फ दूध के साथ ही खाना है, इस दवा को दूध के साथ नहीं खाना है। दूध क्या हमारा फ्रूट ही है ना। जो दूध होता है वो दवा के एक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ दवा के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप उस दवा को पानी के साथ खाएं तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है, वो नहीं एब्जॉर्ब हो पाता है। अगर उसी दवा को आप फूड के साथ, दूध के साथ खाते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है, तो वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी हमारे फूड्स होते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। जैसे चाय से दवा खा लिए, चाय एब्जॉर्प्शन के रेट को बहुत ही लो कर देती है, एब्जॉर्ब होने ही नहीं देती है। गर्म पानी, जो हमारे कुछ यूनानी वाली दवा होती है या फिर होम्योपैथिक की दवा ज्यादातर गर्म पानी से खाने को मिलती है, क्योंकि गर्म पानी उस दवा के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। अगर वही दवा आप ठंडे पानी से खाएंगे तो वहाँ पे दवा उस दवा के एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है, तो वहाँ पे इफेक्ट भी कम देखने को मिलता है। प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इफेक्ट कहाँ से होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो कुछ फूड जो होते हैं वो डायरेक्टली हमारे इसको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फूड क्या होते हैं, में डिले कर सकते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन को डिले कर सकते हैं और वो ड्रग एब्जॉर्प्शन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम रिच फूड, जो कैल्शियम रिच फूड होते हैं वो रिड्यूस एब्जॉर्ब ऑफ द सम एंटीबायोटिक। जो कैल्शियम रिच फूड होते हैं वो हमारे रिड्यूस कर देते हैं किसके एब्जॉर्प्शन के, कुछ एंटीबायोटिक के एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और कुछ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी होते हैं जो जल्दी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट पास थ्रू द लीवर बिफोर। एक ड्रग को जीआईटी ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होने से पहले वो दवा हमारी पास करती है किसके पास, लीवर के पास। कहाँ पे पास करती है, लीवर के पास करती है। अब ये लीवर क्या करेगा, उसका बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज करता है। ये जो लीवर होता है ये रिड्यूस कर देता है एक दवा की बायो अवेलेबिलिटी को, क्योंकि वो दवा को खराब करके कुछ दवा के पार्ट्स को, कुछ दवा के एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, खराब बेस्ट प्रोडक्ट बना देता है और कुछ ही दवा को आगे भेजने का काम करता है। तो ब्लड जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होते हैं वो दवा को थोड़ा सा बेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए वहां पे दवा नहीं ज्यादा एब्जॉर्प्शन रेट वहां पे कम हो जाता है, मतलब बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाते हैं जितना हमको चाहिए। और कुछ एज होते हैं जो डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें इनमेच्योर एंजाइम रहती है। कौन सी एंजाइम रहती है, इनमेच्योर एंजाइम रहती है, इसलिए वहां पे एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। और जो अडल्टी होते हैं, जो बुढ़े लोग होते हैं, वहां पे मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी उन लोग का खराब हो जाता है, प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो वहां पे हमारे एब्जॉर्प्शन रेट डिक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए बुढ़ों में दवा बहुत कम फायदा करती है। ठीक है, डिक्रीज कंडीशन, डिजीज कंडीशन, और कुछ डिजीज कंडीशन भी होती हैं जो हमारे एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने की काम करती हैं। जैसे डायरिया में बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, मतलब बार बार आपका इंटेस्टाइन खाली होता है। अब यहाँ पे हमने बताया कि जितना ज्यादा इंटेस्टाइन मोइटी रहेगी उतना ही ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज्यादा इंटेस्टाइन मोइटी कम रहेगी वहां पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे जो डायरिया होता है इसमें बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, लूज मोशन होता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा हमारी दवा कांटेक्ट में नहीं रह पाती है, तो डायरिया भी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकती है, डिक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन रेट को, क्योंकि एक दवा का कांटेक्ट इंटेस्टाइन से प्रॉपर नहीं रह पाता है। ठीक है, लीवर डिजीज मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर देती हैं। अगर लीवर बीमारी है तो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। जीआईटी डिसऑर्डर ये अल्टर कर देते हैं एब्जॉर्प्शन को। जीआईटी डिसऑर्डर, लीवर डिजीज और आपकी जो डायरिया होती है ये हमारे एब्जॉर्प्शन को अंडर करने का काम करते हैं। देखिए साफ तो नहीं दिख रहा है लेकिन कुछ हद तक तो दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा फार्मुलेशन एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन खत्म हुआ। एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर एडवांस बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हम वो अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
आप बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। और जो हमारा पहले का जो वीडियो है वो आपको आर्या फार्मेसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप जल्दी से जाइए आर्या फार्मेसी का चैनल ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके वहां से आप वीडियो लेक्चर वगैरह दे सकती हैं। ठीक है, बाकी जो नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, या फिर जो नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, और वो एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे कि उनको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।